आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वार्म अप। वार्म अप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जिन बातों का हम ध्यान रखें, उन कंपोनेंट्स को अपने जहन में रखें और उन कंपोनेंट्स की हेल्प की वजह से हम अपने आप को वार्म अप कर सकें और उस वार्म अप की वजह से हम किसी भी मेन एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म कर सकें या अच्छे से हम उस एक्टिविटी को लर्न कर सकें। तो इससे पहले कि लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि वार्म अप क्या होता है। एक बार फिर मैं बहुत ही जल्दी इसको बताना चाहता हूं कि वार्म अप है क्या। जब भी हम कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ एक्सरसाइज के ज़रिए, जनरल या स्पेसिफिक एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी बॉडी को की जाने वाली एक्टिविटीज़ के लिए तैयार करना, उसको ही हम वार्म अप कहते हैं। तो वार्म अप करने से पहले कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। हम उनको फॉलो करेंगे तभी हमारी बॉडी अच्छे से तैयार हो पाएगी किसी भी मेन एक्टिविटी के लिए। जल्दी से आते हैं हम लोग अपने कंपोनेंट्स पर। तो जो पहला कंपोनेंट है वो है वार्म अप का स्ट्रेचिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फैलाओ। फैलाओ कोई भी फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उसमें हमारी एरोबिक और एनारोबिक ट्रेनिंग होती है या कैपेसिटी यूज होती है। उसमें हम लोगों के जॉइंट्स और मसल्स ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं। हम कोई भी एक्टिविटी जब करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें मसल्स और जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होना मैंडेटरी है या कह सकते हैं कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज बिना जॉइंट्स के या मसल्स के परफॉर्म नहीं की जा सकती। तो जाहिर सी बात है जब हम कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं जहां पर हमारी मसल्स और जॉइंट्स यूज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन मसल्स को और उन जॉइंट्स को भी तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी भी एक्टिविटी का हमारी जॉइंट्स और मसल पर ही पड़ता है। तो उनको हम कैसे तैयार करें ताकि हमारी मसल्स और जॉइंट तैयार हो जाएं और एक्टिविटी में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो वो कैसे हो जाती हैं? स्ट्रेचिंग से। सबसे पहले हमें अपनी होल बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। फैलाओ, मसल्स को स्ट्रेच करना, जॉइंट्स को स्ट्रेच करना। स्ट्रेचिंग से हम अपने जॉइंट की, अपने मसल्स की इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं। अपना रेंज ऑफ मोशन या मूवमेंट हम बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेचिंग कैसे होती है? स्ट्रेचिंग की बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं और बेसिकली स्ट्रेचिंग दो तरह की होती है, जो आपको बता दूं। हाँ, तीन तरह की है, लेकिन मैं आपको दो तरह की बता दूं, बहुत आसान है वार्म अप के लिए। स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, स्टैटिक मतलब मोशन ना हो, जिसमें मूवमेंट ना हो, और डायनेमिक मतलब जिसमें मूवमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने रिस्ट ज्वाइन की मूवमेंट हो, जी सर, मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये है हमारा स्टैटिक स्ट्रेचिंग। हम शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। ये होती है हमारी स्टैटिक। और जहां पे मूवमेंट हो उसको बोलते हैं डायनामिक। जहां पे मूवमेंट हो उसको तो बोलते हैं डायनामिक। फॉर एग्जांपल, अपने आर्म्स को रोटेट करना या अपने आर्म्स को स्विंग करना, यहाँ पर मूवमेंट है, जहां हम अपने चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, किसमें? मूवमेंट के साथ। तो ये हमारा है डायनामिक स्ट्रेचिंग। ऐसा करने से हमारे जॉइंट्स और हमारी मसल्स
किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाती हैं। अब दूसरा आता है कि स्ट्रेचिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए। स्ट्रेचिंग के बाद हमें कैलिस्थेनिक्स या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। कैलिस्थेनिक्स या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करना चाहिए। कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस आप फ्री हैंड कर सकते हैं। फ्री हैंड मतलब आपको किसी भी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना इक्विपमेंट कर सकते हैं या इक्विपमेंट के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें जब कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं तो ये कैलिस्थेनिक्स हमारे होल बॉडी की होनी चाहिए, हर जॉइंट्स की होनी चाहिए और लगभग क्या हर मसल्स की होनी चाहिए। और इस बात का ख्याल रखें कि हम उसको एक सीक्वेंस के साथ करें। मतलब या तो हम हेड से टो की तरफ चलें या हम टो से लेकर हेड की तरफ चलें और पूरी बॉडी की हम एक्सरसाइजेस करें। इसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पहले अप एंड डाउन रोटेशन, ठीक है, फिर शोल्डर श्रग्स, हैंड रोटेशन, स्विंग योर बॉडी लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, फिर कमर रोटेशन, कमर को हिलाते हैं, ठीक है, फिर साइड किक्स। इस तरह से धीरे धीरे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती है। जनरल एक्सरसाइजेज में आप पूरी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं और हम उन बॉडी पार्ट्स को वार्म अप करते हैं ज्यादा जो बॉडी पार्ट्स हमारी एक्टिविटी में यूज होने वाले हैं ज्यादा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है फॉर्मल एक्टिविटी। फॉर्मल एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब आपने स्ट्रेचिंग और कैलिस्थेनिक या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर ली हैं तो आपको फॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जाना है, जिसकी वजह से आप अच्छे से अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकें। फॉर्मल एक्टिविटी में वो आता है कि जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि आप रनिंग करने जा रहे हैं तो आप ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं या आप जंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप जॉगिंग करेंगे या जंपिंग करेंगे तो आपको आपकी बॉडी रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखें कि आप एक्टिविटी से पहले जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं अपनी वार्म के लिए, वो आपकी उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए और वो स्लो पेस में होनी चाहिए। आपको धीरे धीरे करनी चाहिए। मान लीजिए आपको 20 मिनट बाद आपको रनिंग करने जाना है, आपका कंपटीशन है और आप वार्म अप कर रहे हैं और वहां आपने बहुत ज्यादा तेजी से आपने रनिंग कर ली या एक्सरसाइज कर ली तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी और फिर आप उस एक्टिविटी में अच्छे से आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी मेन एक्टिविटी है उससे पहले जब आप फॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो आप उसको उसकी इंटेंसिटी आप कम रखें, आप उसको स्लो करें। इसके अलावा मान लीजिए आप साइकिल रेस में हैं, आप साइकिलिंग करने जा रहे हैं, तो अगर आप साइकिलिंग के लिए वार्म करना चाहते हैं तो आप फॉर्मल एक्टिविटी में अगर साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल को पहले स्लो पेस में, स्लो स्पीड में चलाएं, क्योंकि जब आप स्लो चीज़ें करते हैं तो उसके जो सिग्नल्स हैं आपके मसल्स के, वो आपके ब्रेन तक जाते हैं और आपका ब्रेन उस एक्टिविटी के लिए आपकी पूरी बॉडी को तैयार करता है। जब आप ये स्लो पेस में आप एक्टिविटी करेंगे फॉर्मल एक्टिविटी, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे मेन एक्टिविटी के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। आप इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से वार्म अप कर लेंगे। जब आप अच्छे से वार्म अप कर लेंगे तो आप जब भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो आप उसमें अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो ये वार्म अप करने का तरीका होता है और आपसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वार्म अप क्या है। इसको समझ लीजिए, ये हर जगह ज़रूरी है, हर जगह किसी भी फील्ड में।
आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, फिर मैं बता देता हूँ कि आपका मैथ्स में भी वार्म अप होना बहुत जरूरी है, मैथ्स के पेपर में। क्योंकि जब मैथ्स का पेपर होता है, जो आपके पास सम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप उसको अपने घर पर बार बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा होता ही है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन उससे रिलेटेड होता है, उसी तरह का होता है, उसी तरह का होता है, इसलिए उसी मेथड पे होता है। तब आप उस मेथड की आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं, उसी को हम लोग वार्म कहते हैं, और फिर उसी के रिकॉर्डिंग, उसी से रिलेटेड मेथड पर आपके पास क्वेश्चन आता है मैथ्स का एग्जाम में, तो आप कर लेते हैं। तो वार्म अप हर जगह जरूरी है, और वार्म अप के बिना आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो आप पूछें। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं और चर्चा हम कंटिन्यू रखेंगे। रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहे हैं, चर्चा कंटिन्यू रखेंगे हम।